गुड आफ्टरनून, नमस्कार दर्शकों। मैं कृति वढेरा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 10 पर। ये जो सेशन है स्टैंडर्ड 10th में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए रहेगा। साइंस सब्जेक्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सेकेंड फॉलोअप सेशन है इस चैप्टर का। पहले एक सेशन हो चुका है और एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं इस चैप्टर पे बात करने के लिए। मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी श्रीमान प्रशांत शर्मा जी का। आप हेडमास्टर हैं डीपीएस लोनी गाजियाबाद से, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रशांत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएम ई विद्या के इस सत्र के लिए। नमस्कार मैम। और आज की इस बातचीत को हम शुरू करें और अपने सभी व्यूअर्स से साझा करें इस चैप्टर के बारे में, उससे पहले आपको यहाँ याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो, तो हमारा टोल फ्री नंबर डायल करके हमसे ज़रूर शेयर करें। नंबर रहेगा 8800440559। इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, NCERT ऑफिशियल। और एक और जरिया है जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। अपने सभी सवालों को, सजेशंस को हमें मेल करें dth.class10@ciet.nic.in पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बातचीत को, जिसमें साइंस का ये टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सीखेंगे और जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। प्रशांत जी, एक बार फिर से स्वागत करूंगी आपका आज के इस डिस्कशन के लिए। पर क्योंकि ये एक फॉलोअप सेशन है, हम एक सत्र ऑलरेडी आपके साथ ले चुके हैं, तो मैं चाहूँगी आज के इस सेशन की शुरुआत आप ऐसे ही करें कि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था। एक छोटा क्विक रिव्यू हमारे सभी व्यूअर्स के लिए आप दें, ताकि सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट कर सकें उससे। यस मैम। एक्चुअली जैसे लास्ट हमारा जब सेशन हुआ था तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डायरेक्शन के बारे में जानना और उसको निकालना, ये काफी इंपॉर्टेंट था, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था। तो मैं उसे एक बार फिर से क्या कहते हैं रिव्यू उसमें करूंगा, क्योंकि तभी हम आगे तक उसको करें। तो जैसे कि हमने देखा कि हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ठीक है। जैसे हम करंट की बात करते हैं तो करंट के n नंबर ऑफ इफेक्ट, आप इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है, तो उसी तरह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। एक साइंटिस्ट थे ऑरस्टेड, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि अगर कोई भी कैरिंग वायर है तो करंट कैरिंग वायर, लाइक अगर हम इस तरह से हम एक पेन को अगर हम कहें कि ये करंट कैरिंग वायर है, तो इस करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। तो ये तो ऑरस्टेड साइंटिस्ट, जिन्होंने सिर्फ एक डिटेक्शन दिया, एक तरह का सिर्फ दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में हो सकती है। लेकिन इसके बाद जब बात आई कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ की बात हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे क्लास 12th में आप जाकर के इसके बारे में। वहां पर एक साइंटिस्ट थे बायट शेवर्ट, तो उन्होंने उसके बारे में बताया था। तो ये हुआ कि अगर ठीक है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिटेक्ट कर लेते हैं, हम लोग कंपास निडल की हेल्प से डिटेक्ट कर लेते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, एक कोई वायर और लेकर के जाएं उसके पास में, तो वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी दिखाता है या रिपल्सिव प्रॉपर्टी दिखाता है, तो देन यू कैन से कि समवेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट नियर अबाउट दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये तो ऑरस्टेड ने दिया। लेकिन अब ये हुआ कि इसको कैसे हमें पता करना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपको पता है कि स्केलर और दो डिफरेंट टाइप्स की क्वांटिटी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर, और वेक्टर है इट मींस इसमें डायरेक्शन होना है, कंपलसरी है। तो वेक्टर में जब डायरेक्शन कंपलसरी है, तो अगर मैं इसमें भी बात करूंगा तो इसमें भी डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, इसके लिए क्या करते हैं कि हम करंट जो वायर है, अगर हम एक थंब रख, थंब जिस में करंट उस डायरेक्शन में थंब रखें और अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लें इस तरह से, तो आप कहेंगे कि वायर राइट पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी डाउनवर्ड जा रही है एंड देन लेफ्ट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एक सर्कुलर शेप ले लेती है, एक सर्कुलर शेप लेगी और सर्कुलर लूप में फ्लो करती रहेगी। तो एक तो ये डायरेक्शन था करंट निकालने का, ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए होता है। अभी अगर करंट इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर वो करंट कुछ इस मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से मूव कर देगी। सेम एज हम बात करते हैं, देखिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी शेप का वायर ले सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को हम निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं स्ट्रेट कंडक्टर की, तो स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकल सकती है।
अगर हम बात करते हैं सर्कुलर लूप की, तो सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड निकल सकती है। अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं ट्राइंगल ले लेते हैं, तो ट्राइंगल की भी मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ जो है डायग्राम्स होंगे जिनके हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो ये हमारा था। उसके बाद अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत सारे इफेक्ट निकल करके आते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम बात करें, जैसे हम क्लास 10th में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, क्योंकि हमें ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रेजेंट है। जैसे आप लोग एक एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी बुक में ही दे रखा हुआ है, एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक एक्टिविटी है कि आप अगर कोई करंट कैरिंग वायर लें और किसी कार्ड शीट के बीच में से, जैसे ये कार्ड शीट है, अब इस कार्ड शीट के बीच में से अगर आप करंट कैरिंग वायर यहां से इस तरह से निकाल दें, और देन आयरन फिलिंग्स अगर मैं इस कार्ड शीट के ऊपर रख दूं, तो जैसे ही मैं करंट स्विच ऑन करूंगा तो आयरन फिलिंग से एक प्रॉपर सर्कुलर लूप ले लेगा। तो ये भी एक तरह से ये एक्सप्लेन करता है कि हाँ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके फिर बहुत सारे अलग अलग जो एप्लीकेशंस निकल करके आते हैं जो हमें आगे बढ़ना है। तो मैम ये तो था एक रिव्यू। अब हम इसको जो है, आपको एक क्वेश्चन अगर है। जी, अभी कोई सवाल ऐसा नहीं है, पर मैं चाहूँगी अब ये जो रिव्यू आपने दे दिया प्रशांत शर्मा जी, उसके बाद अब हम यकीनन हमारे सभी व्यूअर्स एक कनेक्शन बना पाए होंगे इस चैप्टर में। तो मैं चाहूँगी अगला क्या है इस चैप्टर में, और आज आप क्या सिखाने और पढ़ाने वाले हैं हमारे सभी 10th के स्टूडेंट्स को, प्लीज़ थोड़ा समझाएं। देखिए नेक्स्ट मैम, जो जैसे कि सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है, उसमें जो इनका जो सिलेबस है, वो सिलेबस बड़ा कन्फाइंड है और बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ही मतलब टू द पॉइंट सिलेबस है। तो उसमें हमें जो पढ़ना है, बच्चे को ज्यादा भी मतलब ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए और ना ही कम पढ़ना चाहिए। तो अब जैसे इसमें अगला टॉपिक आता है आपका, एक सोलोनॉइड आता है। बच्चे सोलोनॉइड पढ़ते हैं, ठीक है। आप जब 12th में जाएंगे तो एक और टॉपिक इंसर्ट हो जाएगा, वहां पे टोरॉइड आ जाएगा। तो जैसे सोलोनॉइड के बारे में पढ़ते हैं बच्चे, तो सोलोनॉइड क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में यहीं पर ही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जैसे अगर ये हमारे पास में एक, हमने कोई मान लीजिए रॉड ले लिया एक, इसको ध्यान से समझिएगा कि इस रॉड में अगर हम करंट कैरिंग वायर है, उसमें हम इस तरह से इसको लपेट रहे हैं, एक वायर लपेट दें काफी अच्छे से, ठीक है। और वायर लपेटने के बाद जो है, इसमें अगर आप देखें कि जैसे हम करंट स्विच ऑन करेंगे, आप जरा डायरेक्शन ऑफ करंट समझिएगा। मैंने एक तो आपको स्ट्रेट कंडक्टर बताया, ऐसे ही करंट कैरिंग लूप के लिए भी था कि करंट कैरिंग लूप है तो उसमें भी अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, और करंट क्लॉकवाइज सेंस में है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होती है। तो देखिए अगर ये हमारे पास में है और मैं इसमें एक थ्रेड मैं बांध देता हूँ इस तरह से, थ्रेड बांधने के बाद में अब अगर मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहूँ, तो सोलोनॉइड क्या होता है, सोलोनॉइड में एक तरह से इसके ऊपर जब आप कहते हो ना कि इट इज अ लॉन्ग थिन वायर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स लाइक दिस। तो उसको जब आप बांध देते हैं, अच्छे से बांध देते हैं, अच्छे से बांधने के बाद जब आप क्या कहते हैं करंट को स्विच ऑन करते हैं, देन आप नोटिस करते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है। क्वेश्चन ये उठता है बड़ा, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है कि जो करंट है, वो करंट जो वायर में फ्लो कर रही है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें, इस सोलोनॉइड में, वो हमेशा सिर्फ इसकी एक्सिस पे होती है, बस इसकी एक्सिस पे होती है। इवन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इसमें जाकर के देखते हैं तो एक्सिस पे ही, इसकी एक्सिस ऑफ द सोलोनॉइड पर होती है, ना कि बाहर होती है, और ना ही इसके बिल्कुल एक्सिस के बाहर, जस्ट आउटसाइड। इसको कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड is zero just outside the solenoid and the outside of the solenoid, but it present only on the axis of the solenoid. तो ये एक इसका एक एप्लीकेशन है जिससे आप करंट जो है आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो सोलोनॉइड। और ये सोलोनॉइड आप जो है आप बहुत जगह आप देखते हो, काफी जगह आपको यूज करने को मिलेगा जब आप कॉइल बना लेते हैं। तो जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, एसी डीसी मोटर पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे, टैक्सी जनरेटर पढ़ेंगे, तो उसमें हम कहीं ना कहीं हम इनको यूज कर सकते हैं, देख इनको कॉन्सेप्ट को इनको ले सकते हैं। दूसरा हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए सोलोनॉइड में हमें सिर्फ क्लास 10 में अभी सिर्फ आपको यही पढ़ना है, बाकी इसमें क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है हमें नहीं करना है। वैसे आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा, आपको फॉर्मूला बेस्ड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वहां पर आप जाके पढ़ेंगे उसमें।
तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ जाता है। तो अब जैसे इसका अगला केस होता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी में भी जाके देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। क्या कभी आपने सोचा है कि एक वायर हवा में रह सके करंट कैरिंग? आप कभी सोच सकते हैं कि एक वायर को हम हवा में रोक सकते हैं? तो एक वायर को हवा में रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, कोई भी चीज है, आप जैसे ही छोड़ते हो अपनी ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आता है। लेकिन अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर अगर है, तो उस करंट कैरिंग वायर में क्या कहते हैं, जैसे ही आप करंट अप्लाई करते हो, जरा मैं आपको एक नया रूल बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो नया जो फॉर्मूला है वो है फ्लेमिंग का, नया जो डायरेक्शन निकालने का, दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है, आप अपनी तीनों फिंगर्स को इस तरह रखिए, लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड की नहीं, लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स आप इस तरह रखिए, मतलब थंब को रखिए इस तरह, ये आपकी फोर फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर। तो अगर मैं इस तरह से रखूं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो इन दिस केस हम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, four finger represent the direction of the magnetic field, and this represent the direction of the motion या करंट की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो जैसे अगर करंट है तो हम करंट ले लेंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अब सोचिए जरा, देखिए अगर इस वायर में करंट जो है वो आपकी ऐसे जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रही है, प्लेन का मतलब यहाँ पर है कि आपसे दूर जा रही है। मान, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, तो फोर्स कहां लगेगा इसमें, ये देखना है। हमने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करी और मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे दूर जा रही है, तो करंट किस तरफ है, फोर्स किस तरफ है? तो अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहां पर, अपनी फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करें, करंट को इसके डायरेक्शन में पॉइंट करें, फिंगर को, इस फिंगर को। तो आपने करंट के को रखा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ, तो देखा फोर्स किस तरफ है, अपवर्ड सेंस में। तो फोर्स जब आपका अपवर्ड सेंस में, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे ना, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कंबाइंड जो एक फोर्स है, वो फोर्स उसको क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ पुल कर रहा है वायर को। तो जैसे जैसे ये वायर को ऊपर की तरफ पुल करता जाएगा, इसका वेट को वो ओवरकम करेगा। देखिए, आपका वेट, अगर मैं कहूं इस पेन का वेट है, कुछ तो होगा ही, अब ये अपने वेट की वजह से नीचे आएगा। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली बढ़ाता रहूं, या मैं करंट को कंटिन्यूअसली राइज करता रहूं, तो ये वायर जो है, इसके ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो भी राइज करेगा। और जब वो राइज करेगा तो वो ऊपर की तरफ चलेगा धीरे धीरे। तो जैसे जैसे ऊपर की, अब वो क्या करेगा, वेट को ओवरकम करेगा। तो जिस समय वो वेट को ओवरकम कर लेगा, यानी ये मैग्नेटिक फोर्स वेट के इक्वल। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग उस पे है, कॉन्सेप्ट है। तो ये आप पढ़ेंगे, इसका मैग्नीट्यूड होता है वैसे B इंटू आई इंटू एल। अगर आप फोर्स निकालते हैं तो आप लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड B, करंट I इंटू एल। ये फॉर्मूला होता है, अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला है इसका। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B इंटू आई, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हमारे पास में होता है। इस फोर्स की वजह से ये वायर जो है वो नीचे नहीं गिरता, बल्कि थोड़ा देर के लिए एयर में आ जाता है, हवा में आ जाता है। तो ऐसा है मैम। और जो है इसमें आप कुछ ऐड करेंगे मैम? जी, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा टिप्स भी साथ साथ देते चलें हमारे सभी स्टूडेंट्स को, कि इस चैप्टर को पढ़ते हुए, समझते हुए क्या क्या ध्यान रखना होगा। नहीं, अब प्रेजेंट टेंस को तो कुछ नहीं टिप्स दे सकते हैं उनका तो बोर्ड ही कैंसिल हो गया, एग्जाम ही कैंसिल हो गया उनका। तो अब जो है, अब हमारे लिए फिर भी असेसमेंट्स बाकी हैं अभी। टीचर्स ने, आप जैसे टीचर्स ने ही असेस करके बच्चों को प्री बोर्ड के बेसिस पर आगे लेके जाना है। यूं तो भले ही बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, बट यकीनन जो आप लोगों ने साल भर पढ़ाया है या अभी पढ़ा रहे हैं, उसके बेसिस पर ही आगे प्रमोट किया जाएगा। स्ट्रीम्स अलॉट होंगी बच्चों को, तो ये साइंस का टॉपिक बहुत जरूरी होगा उन बच्चों के लिए जो 11th में जाके आगे साइंस लेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर यहाँ पर आप बेस नहीं अपना अच्छा करेंगे तो वहां जाके आपको नहीं समझ आएगा, है ना। इसलिए ये तो है। और जो अब करंट जो 10th में आ चुके हैं, वो भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, एक तो टिप्स ये भी है कि आप इस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर मैम ऐसा होता है, ये चैप्टर में जैसे मैंने भी क्लास 10th में 2-3 लेक्चर्स जैसे लिए, तो मैं भी देखता हूँ कि एक बार बच्चे को बताओ, वो दोबारा कहता सर फिर से हमें पढ़ना होगा इसको। तो क्योंकि रीडिंग नहीं करते हैं, तो रीडिंग कंपलसरी है पहली चीज। अगर बच्चे साथ साथ पढ़ने के साथ साथ रीडिंग करते रहें, तो ये चैप्टर थोड़ा सा आसान हो जाता है।
लेकिन अगर बच्चे सिर्फ मुझे सोचते हैं कि हम सामने हमें पढ़ा दिया गया, अब हमारा हो गया, मैं पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं होता। आपको रीड करना पड़ेगा चैप्टर कहीं ना कहीं। तो एक तो ये है, तो ये एक, अब एक सबसे इंटरेस्टिंग एक मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग के में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करते थे, तो ब्लैक एंड टेलीविजन या कलर टेलीविजन उसके बाद आए। तो अगर कहीं उसमें मैग्नेट हम रख देते थे तो उसके कलर डिफेक्ट हो जाते थे उसमें। अगर हम मैग्नेट रख दें बीच में जाकर के उन दोनों के इसके स्क्रीन के बीच में, तो मैग्नेट पूरा का पूरा कलर जो होता था पैटर्न हिल जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि देखिए ये भी एक तरह का ये मैग्नेटिक फोर्स का ही कॉन्सेप्ट है। जब मैग्नेटिक फोर्स का, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर एक स्विमिंग पूल है जो 3 फीट का है और उस पर 30 फुट की ऊंचाई से कोई कूदेगा तो क्या होगा उसके साथ में? ठीक है, वहीं अगर, तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि वो स्विमिंग पूल जो 3 फीट का है वो 30 फुट की ऊंचाई से कूदने वाले को कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा पाए, यानी आप सीधे हिट करोगे जाकर के। लेकिन वहीं अगर स्विमिंग पूल भी 30 फीट का है और आप 30 फुट की ऊंचाई से कूद रहे हैं, देन यू कैन एक्सपीरियंस सम बायंसी। तो जैसे आप बायंसी एक्सपीरियंस करते हो ना, सेम उसी तरह से एक पार्टिकल, जैसे चार्ज जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, तो उसी तरह से चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब आप थ्रो करते हैं तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंटली स्ट्रांग होगी देन, अदरवाइज वो चार्ज पार्टिकल डेविएट कर जाएगा, निकल जाएगा। तो यहां पर जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हर है कि मतलब आप चाहे आप करंट के लिए ले लीजिए, चाहे आप मोशन ऑफ चार्ज के लिए ले लीजिए, दोनों के लिए आप इसमें से फोर्स, इसमें से मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हो। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे आप देखते हो कि अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल थ्रो करता हूँ, तो कोई चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया तो वो चार्ज पार्टिकल एक तरह से जैसे ही फील्ड में एंटर करेगा तो अपने पाथ से डेविएट होना चालू हो सकता है, वो लेफ्ट साइड जाए, हो सकता है वो राइट साइड जाए, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप जैसे सपोज करते हैं, अगर मैं कुछ एक एग्जांपल ले लूं, जैसे ये हमारे पास प्लेन है इस तरह से। अब मैं इस प्लेन पर अगर ये देखिए, अब जब एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसी में मैं आपको बता देता हूँ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ये इसमें अगर मैं करंट पास कर देता हूँ, मान लीजिए इस पे मैंने करंट पास कर दिया, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कॉइल ये घूमना चालू कर देगी अगर ये एक्सेस पे है अपने? तो हो क्यों नहीं पॉसिबल है? देखिए, अगर मैं करंट पास करता हूं यहां पर, तो करंट जब मैं पास करूंगा, जैसे ऐसे रख दिया मैंने इस तरह से, तो अगर करंट पास किया तो करंट अगर ऐसे जा रहा है, फिर इस तरह से, फिर ऐसे नीचे से, तो अगर इस डायरेक्शन में आप करंट देखोगे ऊपर की तरफ है, तो इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे आप। ये रहा करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स आपका किस तरफ है? अंदर की तरफ खींच रहा है, टुवर्ड्स आपसे दूर जा रहा है, तो ये वायर को ऐसे खींचेगा, और इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो वायर को ऐसे खींचेगा। सोचिए कॉइल घूमना चालू कर देंगे। आप जब एसी जनरेटर पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, तो एसी जनरेटर के लिए जो है, एसी जनरेटर में ये कॉन्सेप्ट वहां पर इन्वॉल्व हो जाता है कि उसकी वजह से कॉइल जो है, अगर आप करंट दे रहे हैं, आपने देखिए एक होता है कि आप घुमाएंगे तो करंट जनरेट करेंगे, और एक होता है कि आप करंट देंगे तो कॉइल घूमना चालू करेगी। तो दोनों तरह से आप देखेंगे। यहाँ पर हम करंट को करंट दे रहे हैं जिसकी वजह से कॉइल घूमना स्टार्ट कर रही है। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के। कहां पर इसके फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल लग जाएगा, जहां पर आप फोर्स निकाल सकते हो। इस वायर पे फोर्स आपका अपवर्ड है, तो इस वायर पे फोर्स डाउनवर्ड है, सो दैट ये एक कपलिंग होती है, और कपलिंग की वजह से ये घूमना स्टार्ट कर देती है। तो ये भी एक एप्लीकेशन होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जैसे आपने देखा होंगे हाई लाइन जो टेंशन वायर होते हैं, आपने अगर ध्यान दिया होगा, तो हाई टेंशन वायर जो होते हैं वो, मतलब दो अगर वायर ऐसे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो वो एक ऐसा इंसुलेटिंग वायर लगा देते हैं, या फिर कोई ना कोई एक स्टिक लगा देते हैं जिससे कि वो वायर टच ना करे। एक्चुअली में टच करने की बात नहीं होती, जब सेम डायरेक्शन में करंट चल रही होती है, अगर दो वायर मान लीजिए जा रहे हैं लंबे से, अब उनमें सेम डायरेक्शन में करंट है, तो इनका टेंडेंसी होता है आपस में एक दूसरे की तरफ आने का। तो कहीं ये एक दूसरे की तरफ ना आए, इसलिए बीच में एक पार्टीशन कर देते हैं, रॉड लगा दिया, इंसुलेटर लगा दिया। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उस फील्ड से फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के बहुत सारे तुमको यूज मिलेंगे, और ये अगर आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगी यहाँ।
Yes, ma'am. Any No, no, not yet. No questions yet. I would like you to हाँ, explain more to our students. ओके। तो एक तो ये है इसमें, जी, ठीक है। तो आप और भी जैसे इसमें हम आपको मैं एक और भी बताता हूँ कि आप एक आगे जा करके एक छोटा सा टॉपिक होता है। जैसे आप सोच लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, आप सब जी, आगे जैसे गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। एक गैल्वेनोमीटर नाम का चीज होता है, बच्चे ये क्लास 10th में जब ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ओम्स लॉ में एक्सपेरिमेंट करते समय उनके पास वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है, और एक होता है गैल्वेनोमीटर। अगर हम रियली में गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, अगर हम उसको भी देखें तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का ही कॉन्सेप्ट छुपा होता है। मैग्नेटिक फील्ड ही जो है वहां पर मेन कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का लगा हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है, देखिए बच्चों, अगर अगर गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका करंट को सिर्फ डिटेक्ट करता है, ओनली डिटेक्शन ऑफ द करंट। एमीटर का काम होता है डिटेक्शन ऑफ, आप डिटेक्शन नहीं करेगा, वो मेजरमेंट करेगा करंट को। एंड वोल्टमीटर का काम होता है मेजरमेंट ऑफ वोल्ट। बट कहीं ना कहीं एमीटर एंड वोल्टमीटर ये दोनों गैल्वेनोमीटर से बने हुए। तो गैल्वेनोमीटर को हमको समझना जरूरी है, क्या इसके पीछे में फिजिक्स है और क्या इसके पीछे मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो गैल्वेनोमीटर में जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेट का, वो क्या होता है। देखिए, जैसे हमने कहा नहीं कि अगर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट कोई भी सोर्स हो, अगर हमारे पास दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ का पोल है, साउथ पोल है, अगर उसके बीच में भी मैं अगर इसको रख देता हूं, बीच में मैग्नेट के बीच में, और फिर करंट पास करता हूं, तो करंट जब मैं पास करूंगा तो ऑब्वियस है ये कॉइल जो है वो घूमना स्टार्ट कर, जब ये घूमना स्टार्ट करती है तो ये पॉइंटर से कनेक्ट होती है। आपने पॉइंटर देखा होगा, गैल्वेनोमीटर में मूव करता रहता है, तो ये पॉइंटर जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है। जब वो पॉइंटर मूव करेगा, ठीक है, तो जितना मूव करेगा उतना डिफ्लेक्शन दिखाता चला जाएगा। जैसे ही आप बंद करते हो वो पॉइंटर वापस अपनी जगह पे आता है, क्योंकि जैसे ही आप स्विच ऑफ कर दोगे, करंट स्विच ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ खाली रहेगी, तो वो क्या करेगी, वो कुछ नहीं करेगी। जब तक मैं करंट वहां पर है तब तक ही उस पर फोर्स लगता रहेगा। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, फोर्स खत्म, तो कॉइल क्या होगी, अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। अपनी जगह पे वापस आने का मतलब है कि करंट का जो डिफ्लेक्शन था वो एकदम से सडनली ड्रॉप होता है और वो जीरो की तरफ चलता है। तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का ही कॉन्सेप्ट होता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल प्लीज आप लोग ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं अच्छे से, फिर से एक बार मैं जाते हुए बताऊंगा कि एक बार जो है, जैसे आप देखते हो उसमें कि ये आपका थंब, ये आपका फोर फिंगर, ये आपकी, इसको आप सिंपल वे में याद करना चाहें तो फादर, मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, फादर मीन्स फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मीन्स मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, FMB आपसे, या ये आपको बहुत जगह बोला जाता है, FBI भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लर्न करें और इसी को ही लगाते रहें आप। तो जहां भी फोर्स निकालना है, जहां भी फोर्स निकालना है, इधर करंट इज गिवन और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज गिवन, यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ओनली। तो प्रशांत जी, आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं साइंस के, वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम सीख ले सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने तो फिंगर्स पे समझा दिया कि वायर्स का क्या कैसे रोल हो सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए मैम, जैसे आपने कहा ना कि डेली लाइफ में हमारा, डेली लाइफ में मैम बहुत जगह यूज है। हम जी, इवन जो खाना जिस पर बनाते हैं, अगर हम इंडक्शन चूल्हा हमारा होता है, तो इंडक्शन चूल्हा भी जो हम बनाते हैं वो भी हमारा इसी पे काम करता है। जी, मैग्नेटिक के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे। राइट, आप घर पर जाते हैं, बेल बजाते हैं, शुरुआत वहीं से हो जाती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। बिल्कुल, ठीक है, जी। तो तो हर जगह कहाँ ढूंढेंगे, और नहीं आपने बहुत मिलेंगे। अच्छे से बताया कि हमारे घर के अंदर ही बहुत सी चीज़ें ऐसी, इंडक्शन हर किचन का हिस्सा होता है, और डोरबेल, जी, किसी भी घर में एंटर करने से पहले आपको डोरबेल बजानी है। तो ये सभी चीज़ें उसी मैकेनिज्म से चल रही हैं जो आज प्रशांत शर्मा जी आपको पढ़ा रहे थे, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। प्रशांत जी, आज जुड़ने के लिए, और बहुत सरलता से, बहुत इजीली आपने समझा दिया कैसे इस चैप्टर की समझ बनानी है और पढ़ना है आगे। और यकीनन आगे नेक्स्ट फॉलोअप सेशंस में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे आपसे। आज हमसे जुड़ने के लिए और ये सब साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्कार, थैंक यू मैम, थैंक यू।
और आप कहीं ना जाएं 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, अगले सेशन में आपके लिए ही एक हिंदी के पाठ पे चर्चा की जाएगी। कहीं ना जाएं, हमारे साथ यूं ही बने रहें, लौट कर आ रहे हैं एक छोटे से अंतराल में।